किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उन्होंने देश के लिए एक साथ संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि बापू के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी हो। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। अब इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। और यह उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। साथियों, आज हर सेक्टर में किए जा रहे अभूतपूर्व सुधार आत्मनिर्भरता की भावना से किए जा रहे हैं। देश की जनता ने वोट के माध्यम से इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। आप सभी तो जेएनयू में भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का गंभीरता से विश्लेषण करते रहते हैं। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या-क्या बातें होती थी। क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? इसको लेकर आप जेएनयू के साथी जरूर रिसर्च करें। एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सब माइनॉरिटीज ही थे, जाकिर हुसैन, नूरुल हसन, इस तरह राधाकृष्णन जी को छोड़ करके। तो हमने ये चलाया था कि ये लेफ्ट लिबरल को ऐसा उनको ये दे देंगे, प्रतिष्ठान दे देंगे, उनके आर्काइव्स वहां रहेंगे उनकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जेएनयू एक्ट में भी कुछ सोशलिस्ट डॉगमा स्मगल कर दिया है।
ये भी मैंने एक कॉलम में लिखा था, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है तो ठीक है। लेकिन मैंने वो पॉइंट आउट किया था कि टोटली गलत है। साइंटिफिक सोशलिज्म के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, ये जेएनयू एक्ट के अंदर घुसेड़ दिया गया बाद में। ये तो टोटली गलत है कि सोशलिज्म साइंटिफिक नहीं है, ये सबको पता है। सूडो साइंटिफिक भी नहीं है। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, तो इस तरह से चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं चलेगा ज्यादा। ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। पूरा प्रशासन मतलब हमारे तरफ है, लेकिन विद्यार्थीगण नहीं है। तो अब वहां जेएनयू में सिविल वॉर चल रहा है एक किस्म से। तो हर रोज कुछ न कुछ चलता है, कभी गेट बंद हो जाती है, कभी बिल्डिंग को कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी पॉलिसी का लागू कर दिया कि एक टीचर को, जो प्रोफेसर है, उसको 8 से ज्यादा पीएचडी नहीं मिलेंगे। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा, क्योंकि अभी 20-40 लोग लेते हैं। अच्छा, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको हॉस्टल मुफ्त मिलता है, 20 रुपया प्रति महीना, खाना सब्सिडाइज मिलता है ना, और सालाना फीस 20 रुपया या ऐसे कुछ है। अच्छा, यूजीसी से 8,000 प्रति महीना मिलता है। अच्छा, फिर कोई छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, बाहर नौकरियां भी नहीं है, तो इतने लोग भर गए हैं, अब कम करेंगे तो हॉस्टल में भी जगह मिल जाएगी। तो ये सब सिस्टम टूट जाएगी, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता था, जगह नहीं थी, क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं थे। तो जब कोई नया आदमी आता था तो मार्क्सवादी कहते हम तो इगैलिटेरियन है, एक एक कमरे में 6 लोग सो जाते हैं, हम आपको देंगे, है ना। तो मकान मिलने पर कुछ तो आदमी कहता है हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। तो कल मोर्चा निकला, आपको आना है। इस तरह से रिक्रूटमेंट होती थी। तो मैंने आपको जेएनयू का रहस्य समझा दिया।